कहानी उत्तराखंड की एक 19 साल की लड़की की है। एक बेहद अफसोसनाक कहानी जिसने न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को बल्कि देश में जिसने भी सुना है झकझोर कर रख दिया है। उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि भी कहते हैं। मेरा तो बहुत ही करीबी रिश्ता भी है उत्तराखंड से, और ये भी है कि उत्तराखंड के लोग, पहाड़ी लोग, बड़े सीधे शरीफ होते हैं। और कई बार ये बातें भी होती हैं कि जो आज के दौर में जिस तरीके से जुर्म अपने पाँव पसार रहा है, कम से कम कुछ इलाके ऐसे हैं देश में जो अछूते हैं इससे, और उसमें इस देवभूमि का भी जिक्र आता है। लेकिन शायद ये गलत है। जो गलत सोच रखते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं वो शायद अपने देश में हर जगह पहुंच चुके हैं। और ये कहानी ऐसी एक कहानी है जिसमें कैसे एक ताकतवर मंत्री का बेटा, एक मासूम लड़की जो भी अपना करियर शुरू करने जा रही थी, बड़े सारे उसके सपने थे और उसकी ज़िंदगी और सपने पहले ही सब कुछ एक तरह से टूट गए, बिखर गए, रुक गए। कहानी अंकिता भंडारी की है। कहानी कुछ यूँ है कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी इलाके की, उत्तराखंड में आप जानते हैं 2 जगह है, एक पौड़ी और एक गढ़वाल, उसी में बाकी तमाम इलाका सिमटे हुए हैं। तो इसी पौड़ी के एक श्रीकोट गांव है, बहुत ही दूर दराज। उत्तराखंड के ज़्यादातर दूर दराज के गांव बड़े पिछड़े हुए भी हैं, बड़ी मुश्किल भरी ज़िंदगी होती है इनकी। तो इसी श्रीकोट गांव में पैदा हुई 19 साल की जो अब हो गई अंकिता भंडारी। एक साधारण परिवार, लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, लेकिन बचपन से पढ़ाई लिखाई में तेज़, सपने भी बड़े थे। 12वीं तक उसने पढ़ाई की और 12वीं के बाद अब ये था कि कॉलेज जाना और क्या कोर्स करना है। तो अंकिता का शौक़ था होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना। माँ बाप ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरी की और उसे होटल मैनेजमेंट का काम, जो कोर्स था, वो करवाया। अब 12th के बाद 1 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स डिप्लोमा किया। इसी दौरान में फिर वो आगे कुछ करती, तब तक कोरोना ने देश में दस्तक दे दी। कोरोना का असर उत्तराखंड के लोगों पर भी पड़ा। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जितने थे सब बंद हो गए। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, घर से ही क्लासेस लगने लगी। ऐसे में बहुत सारी मुश्किलें भी आई। उत्तराखंड खासतौर पर टूरिज़्म के ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो टूरिज़्म पे भी बहुत असर पड़ा। पर धीरे धीरे 21 और 22 का साल लगभग जब ख़त्म होने लगा और 22 आया, कोरोना थोड़ा कमज़ोर हुआ, कोरोना की दहशत थोड़ी कम हुई, दुनिया फिर से पटरी पर लौटने लगी और फिर से अब अंकिता ने अपने सपने को पूरा करने की ठानी। अगस्त, अभी लास्ट मंथ, पिछले महीने की बात है, 18 अगस्त की तारीख थी। अंकिता ने चूँकि होटल मैनेजमेंट का काम किया, उसने कहा कि कुछ एक्सपीरियंस के लिए कहीं छोटी मोटी जगह पर काम करें। इत्तेफाक से उसे अपने एक जानने वाले के ज़रिए पता चला कि हरिद्वार और ऋषिकेश से करीब 8 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट है और उस रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है। वनंत्रा इस रिजॉर्ट का नाम था। इस रिजॉर्ट का जो मालिक था वो उत्तराखंड के एक ताकतवर बीजेपी नेता विनोद आर्य, जो कि एक पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा भी जिन्हें प्राप्त था, अच्छी खासी पैठ अपने इलाके में। तो उनका बेटा पुलकित आर्य, उसने 2017 में ऋषिकेश से करीब 8 किलोमीटर दूर हाईवे से अंदर जंगल में, घने जंगलों के बीच एक रिजॉर्ट बनाया जिसका नाम वनंत्रा रखा। 2018 में इसका काम शुरू हुआ था, बल्कि 17 में। 18 में ये रिजॉर्ट बनकर तैयार हो गया। पिछले 4 सालों से यहाँ सैलानियों का आना जाना लगा हुआ था और इस रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था। 18 अगस्त को अंकिता, जो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुकी है, अपने एक जानने वाले के थ्रू इस रिजॉर्ट में पहुँचती है, इंटरव्यू देती है और आखिर में वो एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर सिलेक्ट हो जाती है और वहाँ काम करना शुरू कर देती है। 18 अगस्त को, अगस्त का महीना बीतता है, अब सितंबर आ गया। लगभग महीना पूरा हो चुका था, बल्कि ठीक 1 महीना पूरा हुआ 18 सितंबर को। 18 सितंबर दोपहर का वक्त था। अंकिता अपने कमरे में थी। चूँकि अंकिता का जो गांव है, श्रीकोट गांव, वो इस रिजॉर्ट से, जो ऋषिकेश में, उसकी दूरी करीब 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो अब डेली ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है और इतनी कम सैलरी में आप, इतना साधन भी नहीं है कि आप घर आ जा सकें। और 150 किलोमीटर पहाड़ी इलाका भी है, तो आप उस रास्ते को उस हिसाब से देखें, वहाँ 1-1 घंटे में मुश्किल से 20-30 किलोमीटर की सफ़र तय आप कर पाते हैं। तो इसीलिए इसी रिजॉर्ट में ही एक कमरे में रहा करती थी अंकिता। 18 सितंबर दोपहर 3 बजे उस रिजॉर्ट के रसोइये ने आखिरी बार अंकिता को देखा था और तब वो गुस्से में थी। उसकी शायद लड़ाई हुई थी उसी होटल, उसी रिजॉर्ट के जो मालिक हैं पुलकित आर्य से।
इसके बाद किसी ने देखा नहीं अंकिता को। 18 सितंबर की तारीख चली गई। 19 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे के आसपास इस रिजॉर्ट का ओनर पुलकित आर्य वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाकर एक रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट ये कि कल शाम तक अंकिता रिजॉर्ट में ही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर रात को वो अपने कमरे में सोने गई और सुबह जब उसको ड्यूटी पर रिसेप्शन पर बैठना था वो गायब थी और कहाँ गई, उसका मोबाइल भी बंद है, तो कुछ पता नहीं है और इसलिए उसकी हम गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए। अब पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, लेकिन बस हवा हवा ही रिपोर्ट लिखती है, इसके आगे कुछ नहीं करती। इस रिपोर्ट को लिखाने के बाद अब दोपहर के बाद 19 तारीख को पुलकित अंकिता के माँ बाप को श्रीकोट में फ़ोन करता है और कहता है कि अंकिता गायब है। अब वो बेचारे साधारण से परिवार के लोग ये सुनते ही पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो बदहवास ये खबर सुनकर, अच्छा वो 150 किलोमीटर का सफ़र, पहाड़ी, उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे गांव इलाके हैं जहाँ पे बस के भी टाइम होते हैं आने और जाने के, अगर एक बस मिस हो गई तो फिर आपका एक दिन गया। तो वहाँ पे भी इनके साथ वही दुश्वारी थी, चढ़ाई से नीचे उतरना, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ तक पहुँचना, तो शायद उस बस का वक्त नहीं था। तो 21 को रिपोर्ट लिखाई। 22 तारीख को अंकिता के माँ बाप पहुँचते हैं यहाँ जहाँ पे रिजॉर्ट था और वहाँ जाकर फिर पुलकित उन्हें सारी बात बताता है। इसके बाद वो उसी पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं जहाँ पे पुलकित ने एक रिपोर्ट लिखाई थी 19 तारीख को, बल्कि ये 20 को पहुंचे थे। 18 को गायब हुई, 19 को रिपोर्ट लिखाई और 20 की सुबह। अब ये जब पुलिस के पास पहुंचते हैं, इत्तेफाक से उसी वक्त एक अंकिता का दोस्त था जो जम्मू में रहता है और अंकिता का बहुत ही करीबी दोस्त, उससे अक्सर सारी बातें होती, वो सारी चीज़ें शेयर करती। उस दोस्त ने, शायद उसने भी फ़ोन मिलाया, 18 की रात से बात नहीं हुई, मोबाइल बंद, 19 को भी नहीं, बात बंद। अब वो अंकिता के माँ बाप को भी जानता था। इधर 20 तारीख को अंकिता की तलाश में उसके माँ बाप यहाँ पहुँचते हैं और उसी दौरान उस दोस्त को जम्मू में बैठे हुए ये पता चलता है कि अंकिता गायब है। वो अंकिता के पिता को फ़ोन करता है और बताता है कि मेरी 23 की दोपहर को अंकिता से बल्कि 18 की दोपहर को अंकिता से आखिरी बार बात हुई और वो रो रही थी और उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं। फिर वो कुछ चैट, जो व्हाट्सअप चैट हुआ था दोनों में, उसके शॉर्ट भी भेज देता है। अब जब ये पता चलता है तो उसके अंकिता के फादर को ये सीधा सीधा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलकित का हाथ है, क्योंकि उसके दोस्त ने भी बताया। अब अंकिता के पिता पुलिस से कहते हैं कि मेरी बेटी की गुमशुदगी में इस रिजॉर्ट के ओनर पुलकित का हाथ है, आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन क्या मजाल, जो एक ताकतवर नेता के बेटे के खिलाफ उत्तराखंड की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करे, वो टरकाती रही। बाप 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ा है, माँ खड़ी है, भाई खड़ा है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही। इस दौरान में ये चीज़ें वहाँ सोशल मीडिया, लोकल जो वहाँ के एमएलए, उन लोगों ने मुद्दा उठाया, तो अब नेताजी के बेटे का नाम आया। नेताजी थाने पहुँच गए, थाने पहुँचे और इधर माँ बाप अंकिता के खड़े हुए, पुलिस पूछ नहीं रही, रिपोर्ट लिखना दूर की बात है। और उधर आरोपी का पिता जब थाने पहुँचता है तो पुलिस वाले उसके लिए स्पेशल चाय मंगाते हैं, पिलाते हैं, कुर्सी देते हैं, बैठाते हैं, नेताजी की आवभगत करते हैं। अब ये सारी चीज़ें वहाँ के लोकल लोगों के सामने हो रही, उन्हें गुस्सा आता है कि एक लड़की गायब है, उसका माँ बाप उसके यहाँ हैं, परेशान है, बुरा हाल है, और पुलिस ढूंढने की बजाय, यहाँ तक रिपोर्ट लिखने की बजाय, जिनके ऊपर शक है उनके रिश्तेदारों की खातिर में लगी हुई है। खैर, माँ बाप नाउम्मीद हुए पुलिस से। इसके बाद वो लोग कोई मशवरा देता है कि आप डीएम साहब के पास जाइए, शायद वो मदद करें। अब माँ बाप इलाके के उस रीजन के डीएम के पास पहुँचते हैं। वहाँ जाकर वो बताते हैं हमारी बेटी ऐसे ऐसे खो गई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट है, लेकिन मुझे मालूम है जिस रिजॉर्ट में काम करती है उसका मालिक कहीं ना कहीं उसकी गुमशुदगी के पीछे है। डीएम को भी लगता है कि ये मामला थोड़ा सा संवेदनशील है। इसी के बाद वो पुलिस को हुक्म देते हैं कि फ़ौरन इस मामले में कार्रवाई की जाए। डीएम साहब के कहने के बाद अब इनके पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और आखिरकार 22 तारीख को एक मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे में अंकिता के पिता बाकायदा पुलकित का नाम लिखाते हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई कुछ नहीं। अभी तक सोशल मीडिया भी एक्टिव है। अब 23 तारीख आ गई, 23 सितंबर की तारीख। 23 को आखिरकार अब ये जब मामला उठा और कुछ नेशनल मीडिया में भी ये खबरें आने लगी तो फिर हंगामा हुआ। इसके बाद मजबूरन, बल्कि इसे मजबूरन ही कहेंगे,
उत्तराखंड पुलिस ने पुलकित आर्य को गिरफ्तार कर लिया अंकिता की गुमशुदगी के पीछे हाथ होने के इल्जाम में। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ हुई। जब उससे पूछताछ हुई तो ऑलरेडी जो रिजॉर्ट का मैनेजर था वो भी 18 से बल्कि 19 से भागा हुआ था उसे भी पकड़ा। एक और स्टाफ था वो भी भागा हुआ था, उसे भी पकड़ा। अब 3 लोग उत्तराखंड पुलिस के पास थे, रिजॉर्ट का मालिक, मैनेजर और एक स्टाफ। इन तीनों से लंबी पूछताछ हुई। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो 23 तारीख की शाम होते होते एक बेहद ही अफसोसनाक खबर सामने आई। इन तीनों ने एक्सेप्ट किया कि 18 सितंबर को ही उन्होंने अंकिता को मार डाला था और अंकिता को जिस तरीके से मारा उसकी पूरी कहानी बताई, जिस वजह से मारी उसकी भी कहानी बताई। तो तीनों आरोपी पुलिस के सामने इकरार जुर्म कर चुके थे, लेकिन वो आधी कहानी सुना रहे थे और वो भी 18 सितंबर की कहानी ये थी कि पुलकित ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की दोपहर को अंकिता के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ। इसके बाद उसका मूड ठीक करने के लिए पुलकित ने यह तय किया कि चलो इसको थोड़ा ऋषिकेश घुमा कर लेकर आते हैं। इसी के बाद एक स्कूटी और एक बाइक पर 4 लोग, अंकिता, पुलकित, उसका मैनेजर और एक स्टाफ, ये चारों, 2 लोग स्कूटी पे बैठते हैं, 2 बाइक पर, और ये ऋषिकेश उस रिजॉर्ट से करीब 8 किलोमीटर दूर एक चीला बैराज है, वहां पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद ये तीनों, पुलकित और उसके दोनों साथी, मैनेजर और स्टाफ, शराब पीते हैं। इसके बाद अब अंधेरा हो चुका था। फिर वहां पे किसी बात पे अंकिता से झगड़ा होता है। जहां पे ये लोग खड़े थे और झगड़ा हो रहा था वहीं पे ये बैराज था। बैराज मतलब एक तरह का बांध जहां से पानी छोड़ा या कम किया जाता है, पानी के फ्लो पे कंट्रोल किया जाता है। तो जो पुलकित है उसका कहना है किसी झगड़े के दौरान उसे गुस्सा आया और उसने अंकिता को धक्का दे दिया और अंकिता उस बैराज के पानी में जा गिरी। और ये लोग फिर वापस उसी स्कूटी और बाइक पर लौट आते हैं, अंकिता को पानी में फेंक कर, पलट कर भी नहीं देखते कि वो जिंदा है कि नहीं, और ये वहां से चले आते हैं। अब उत्तराखंड पुलिस के हाथ में एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। उसमें रिजॉर्ट से इस बैराज तक आने के दौरान एक जगह कैमरे में 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि स्कूटी 2 और 2 बाइक पे बैठे हैं। लेकिन वापसी में उसी स्कूटी और बाइक पर एक कम हो गया, 3 लोग बैठे हैं, अंकिता गायब है। अब इन्होंने इतनी कहानी सुनाई और उसके बाद पुलकित ने बताया कि चूंकि उस पर शक ना हो इसलिए अगले दिन सुबह जाकर उसने खुद ही पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट भी लिखा दी। अब यहां तक कहानी सुनाई, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला, अब उस बैराज के आसपास तमाम गोताखोरों को, डाइवर्स को भेजा गया कि तलाश करो, लेकिन कहीं कोई लाश मिली नहीं। अब ये भी पता नहीं है कि अंकिता जिंदा है, बच गई, बट वो खुद भी सामने नहीं आ रही। तलाश जारी रही, कई राउंड तलाश हुई और आखिरकार 24 सितंबर को, यानी कि आज सैटरडे के दिन, इस बैराज से जहां पे उसने धक्का दिया था उससे करीब 8 किलोमीटर दूर एक चीला पावर हाउस है, वहां पर एक लड़की की लाश मिली, गोताखोरों ने निकाला। इसके बाद अंकिता के माँ बाप को बुलाया गया, उन्होंने शिनाख्त की लाश की अपनी बेटी अंकिता के तौर पर। अब सवाल ये था कि 5 से 6 दिनों में अंकिता को जिस बैराज से फेंका गया, गिराया गया, धक्का दिया गया, वहां से ये लाश 8 किलोमीटर के दायरे में ही थी। बहुत मुमकिन है कि लाश बहकर नामालूम कहाँ चली जाती। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो लाश कहीं फंस गई थी, अटक गई थी, और इस बांध या बैराज के पानी को रोका गया तो पानी कम हुआ और उसके बाद गोताखोरों को फिर ये लाश मिली और यहीं से कातिल एक तरह से शिकंजे में आया। अगर ये लाश बहकर निकल जाती तो क्या पता, कातिलों का दावा तो यही होता कि हमने तो कत्ल ही नहीं किया, कत्ल हुआ है तो पहले लाश लेकर और ढूंढ कर लाओ। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, लेकिन यहाँ अच्छी बात ये हुई कि कातिलों का ये मंसूबा नाकाम हो गया, अंकिता की लाश बरामद हो गई। अब कातिल ने आधी कहानी सुनाई, लेकिन वो लगातार यही बताते रहे कि झगड़ा हुआ और उसके बाद हमने धक्का दिया, लेकिन किस बात पे झगड़ा हुआ, क्या हुआ, ये कहानी नहीं बता रहे। लेकिन इधर अंकिता के माँ बाप ने जम्मू में बैठे उस दोस्त से मिले उस ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग और उस व्हाट्सएप चैट पुलिस को दे दिए थे, और ये दोनों जो चीज़ें थी ये इशारा कर रही थी कहीं और। जो पूरा व्हाट्सएप चैट है उसके जो मजमून है वो कुछ यूँ है कि अंकिता अपने दोस्त को कह रही है कि ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ये समझते हैं कि मैं 10,000 में ये मुझे ख़रीद लेंगे, ये समझते हैं कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ, ये मुझे ज़बरदस्ती कस्टमर या जो गेस्ट हैं रिजॉर्ट पर ठहरने आते हैं उनके कमरे में भेजना चाहते हैं।
और मैं इनको मना कर रही हूँ, ये गुस्सा मेरा कहीं और उतार रहे हैं और ये सब ठीक नहीं है। ऑडियो कॉल है, उसमें वो रो रही है, वो अपने एक बैग को मंगा रही है, शायद उस रिजॉर्ट को छोड़कर जाना चाहती थी। तो अभी तक की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और जो वहाँ के डीजीपी है, उन्होंने खुद रिकॉर्ड पे ये कहा है, वो ये है कि इस रिजॉर्ट को शुरू तो किया गया था चलाने के लिए, लेकिन शायद रिजॉर्ट उतना चला नहीं है। एक तो 8 किलोमीटर मतलब हाईवे से अंदर, जंगल के अंदर है। तो शायद नेताजी के बेटे ने इस रिजॉर्ट में दुनिया का सबसे पुराना धंधा शुरू करने का फैसला किया, यानी जिसमें फरोशी का। और रिजॉर्ट का जो लोकेशन है, एक तो बिल्कुल आसपास सन्नाटा जंगल, तो सुकून और ऐसी तन्हाई ढूंढने वाले लोगों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट जगह है। तो उसे लगा कि शायद रिजॉर्ट का बिजनेस भी बढ़ेगा। और जब अंकिता की नौकरी लगी तो उसे लगा कि इसे भी इस धंधे में उतार दिया जाए, पर उसे मालूम नहीं था कि अंकिता इस तरीके से उसके खिलाफ जाएगी, इन चीज़ों का विरोध करेगी। अब वो शायद जा भी सकती थी, लेकिन यहीं पे उसको लगा कि शायद वो अपना मुंह न खोल दे और ये न बता दे कि इस रिजॉर्ट में क्या कुछ होता है। तो ये एक डर था जिसकी वजह से पुलकित ने अंकिता को रास्ते से हटाया। अब पुलिस को इस सारी चीज़ों की तफ्तीश करनी है, लेकिन यहाँ पे खेल देखिए कि ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, लोगों में तो गुस्सा था ही था। अचानक आज ही 24 तारीख को जब लाश मिलती है, जो उत्तराखंड पुलिस 2 दिन तक अंकिता के माँ बाप को टरकाते रहे, एफआईआर तक नहीं लिखते हैं, जो डीएम के कहने के बाद लिखते हैं, जो आरोपियों के घर वालों, रिश्तेदारों, पिता की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें आई अचानक, तो वही जो अपना नया आजकल देश में चल रहा है, एक बुलडोजर भेजा गया और इस रिजॉर्ट को गिरा दिया गया। अब यहाँ पे बेवकूफ़ी ये हुई है कि एक तरफ स्टेट के डीजीपी कह रहे हैं कि इस रिजॉर्ट में इस तरह का धंधा हुआ करता था और ये रिजॉर्ट कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों का, उसके अंदर बहुत सारे सबूत होंगे। अगर उस रिजॉर्ट के अंदर आप प्रोस्टिट्यूशन करा रहे हैं या कुछ और करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एविडेंस तो मिलेंगे। क्राइम सीन पर पुलिस गई तक नहीं, रिजॉर्ट यहीं खाली था पिछले 3 दिनों से भी। उसके बाद जब बुलडोजर चलाया गया तब भी कुछ नहीं, न फॉरेंसिक टीम ने विजिट किया, न पुलिस की टीम ने वहाँ विजिट करने की जहमत उठाई। और एक जहाँ से बहुत सारे आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते थे, सबूत, उसको बिना पुलिस की तफ्तीश के ही बुलडोजर चलाकर गिरा दिया ताकि ये मैसेज जाए कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बेवकूफ़ी का काम था। कम से कम पहले उस रिजॉर्ट की निगरानी होनी चाहिए, वहाँ से सारे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए, जो सबूत है वो हासिल करने चाहिए। उसके बाद बेशक आप उसको मोटिवेट कर देते, ऐसा किया नहीं। अब सफाई ये दी है उत्तराखंड सरकार ने कि रिजॉर्ट इल्लीगल बना हुआ था, गैर कानूनी, इसलिए हमने गिराया। अब यहाँ पे भी सवाल है, 5 साल पहले ये बनना शुरू हुआ, 4 साल से ये रनिंग में था, 4 साल से यहाँ लोग सैलानी आकर ठहर रहे थे। 4 साल तक आपको पता ही नहीं चला कि ये कितना बड़ा ढांचा खड़ा हुआ है, कितना बड़ा रिजॉर्ट है और आप उसको गिरा नहीं सकते हैं। अब जब ये क्राइम हुआ तो आपने आनंद फानंद मुँह से गिरा दिया, तो यहाँ पे भी शक और सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जो उत्तराखंड बीजेपी पार्टी है, उसने इससे पुलकित के पिता और उसका एक भाई है, उन दोनों को पार्टी से निकाल दिया है। और ये पुलकित शुरू से ही थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का रहा है। जब कोरोना का टाइम था तब कहते हैं, आपको अमरमणि त्रिपाठी याद हो, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के वजह से यूपी के ये भी एक मंत्री रहे दबंग, जेल में लंबे टाइम तक। तो कहते हैं कि उस कोरोना काल में जब आने जाने पे लोगों की पाबंदी थी, तब ये उत्तराखंड की वादियों में घुमाने वाला यही था पुलकित। तो ऐसे कई सारे रिकॉर्ड रहे, लेकिन कुल मिलाकर अफसोसनाक ये है कि एक उत्तराखंड की ही बेटी जो करीब 5 दिन तक गायब रही, उत्तराखंड पुलिस ने जहमत नहीं उठाई वक्त पे रहते हुए कार्रवाई करने की, और माँ बाप चीख चीख कर कह रहे हैं कि उसकी बेटी की गुमशुदगी के पीछे कौन है, उसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो तो सोशल मीडिया की आजकल ताकत है, इंटरनेशनल मीडिया देर से ही लेकिन कूदी, तो जाकर एक दबाव बना, प्रेशर बना, और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अभी भी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये याद रखिए कि जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा है वो एक ताकतवर शख्स का बेटा है, जिसकी उत्तराखंड में अच्छी खासी पैठ है। अब हम मीडिया वालों की भी एक आदत होती है कि हम लोग जब कोई खबर होती है तो खूब शोर करते हैं, लगातार दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता हम उसको भूलते जाते हैं। और उसी भूलने की वजह से कई ऐसी कहानियाँ हैं जो कब पलट जाती हैं किसी को पता ही नहीं चलता।
तो अभी तो मामला गर्म है, सब कुछ हो रहा है, सभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, डीजीपी कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, पिता कह रहा है आरोपी का कि जो सज़ा होनी चाहिए मिलनी चाहिए मिले। लेकिन केस की जब जांच होगी और जब चार्जशीट दाखिल होगी तब असली नीयत और चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या इतना ठोस एविडेंस और इतनी सॉलिड चीज़ें पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में अदालत तक ले जाएगी जिससे इन लोगों को कड़ी सज़ा दिलाई जा सके, या फिर इसके लूपहोल्स को पकड़ कर केस इतना हल्का कर दिया जाएगा कि ये सब आसानी से बरी हो जाएंगे और किसी को भनक भी नहीं लगेगी, किसी को पता भी नहीं।